CSR JRF aspirants. So it's been very long that I uploaded any video due to few things, but we are back on track. I hope from now we'll do the consistency. So today we are going to start a new topic, that is immunology. Immunology basically it's a subtopic of 4th unit of CSR UGC NET syllabus, that is the cell communication and cell signaling, and that the E part, like E subtopic, E section, there is immunology, which sometime ask question in immunology, and today we are going to study some basic what is immunology and overview of what is immunology kind of stuff. Now let's start few things that is covered in the immunology, that is innate immunity and adaptive immunity. Okay, so innate immunity, and a few things that is considered, that's mechanical barrier, chemical barrier, important process, PRS signaling, phagocytosis, opsonization, inflammation. Okay, now the cells that are covered in the innate immunity is macrophages, neutrophils, antigen presenting cells, all nucleated cells. Basically, what is innate immunity? Innate immunity is which is something that developed from our birth, that is innate immunity. Adaptive is within our lifespan, some immunity is adapted in our whole lifespan, that is adaptive immunity. In this few topics covered, that is antigen antibody generator antibodies, which is 5 different types in humans. Cells, which is divided into 2 types, T cells and B cells. T cells are basically they are MSC dependent and cell mediated response, and B cells basically they secrete antibodies and they works in the immune responses. Okay, now अब हम एक छोटी सी चीज़ें देखेंगे, मतलब सम ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड हेमाटोपोइसिस. हेमाटोपोइसिस क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सेल है वो एक सेल से अराइज होती है, ठीक है. वो जो सेल जो होता है जो बहुत सारे सेल्स को बनाता है उसको हम बोलते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स जो कि खुद में ऐसा पावर रखता है कि वो बना सके, ठीक है, बहुत सारे सेल्स, विच इज़ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स. ओके, सो देखिए, अब स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल्स बेसिकली डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं अदर सेल टाइप्स में. उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है सेल्फ रिन्यूइंग, मीन सेल्फ वो रिन्यू हो सकता है, ठीक है. तो मेंटेन द पॉपुलेशन अवेलेबल सेल डिविजन, लगातार सेल डिवाइड होता रहता है. अब देखते हैं कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है. तो बेसिकली जब स्पेशली हम ह्यूमन की बात करें तो हेमाटोपोइसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो जैसे ही रेड और वाइट ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं तो वो सबसे पहले किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक के योक सैक में, फर्स्ट वीक ऑफ गेस्टेशन से, ठीक है. तो जैसे ही थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन होता है तो जो योक सैक में जो डिफ्रेंशिएटेड वो जो रेड एंड वाइट सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्रिमिटिव इरिथ्रॉइड सेल्स में, ठीक है, दैट कंटेन एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, ठीक है. फिर थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन होता है तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं फीटल के लिवर में, ठीक है. लिवर से फिर क्या जाता है स्प्लीन में, स्प्लीन से फिर 7th पीरियड मंथ ऑफ गेस्टेशन में उनका मेजर रोल होता है. ये तो बेसिकली लिवर और स्प्लीन है ना, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हेमाटोपोइसिस में. उसको 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन हो जब होता है, आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो में अच्छे से डेवलप होता है. फिर मेजर फैक्टर इन हेमाटोपोइसिस, फिर जैसे जैसे बर्थ होने लगता है ना तो हेमाटोपोइसिस एकदम कम हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है लिवर स्प्लीन में, और वो डेवलप हो जाता है अनदर सेल्स में. तो ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में. अब हम देखेंगे एक प्रॉपर एक ओवरऑल डायग्राम जो कि मैंने क्यूबे से ली है. सो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये क्यूबे से ली है मैंने, ये कंप्लीट. अगर आप क्यूबे की बुक देखेंगे तो उसमें ये डायग्राम आराम से मिल जाएगा, ठीक है. तो ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है ना, वो बेसिकली एक प्लूरिपोटेंट होता है. प्लूरिपोटेंट मीन्स क्या होता है कि उसमें इतनी जनरेशन होती है, सेल्फ रनिंग होती है कि वो ना एक सेल से बहुत सारे सेल्स में ना डेवलप हो सके, लाइक फॉर्मेशन ऑफ मेनी सेल्स विच इज़ व्हाट प्लूरिपोटेंट और स्टेम सेल्स. ओके, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. तो अब देखिए हेमाटोपोइटिक ये स्टेम सेल्स है, ठीक है. इसमें सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी बेसिकली 2 सेल्स में ना मेजरली डिवाइड होता है. एक तो हमारा पूरा लिम्फॉइड प्रोजेनेटर हो गया, एक हमारा माइलॉइड प्रोजेनेटर हो गया. लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में क्या होता है, पहले हम लिम्फॉइड प्रोजेनेटर देखते हैं. तो ये क्या करता है, ये लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बेसिकली स्पेसिफिक होता है, ठीक है. इसमें कोई और फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है नाशक किलर सेल्स में, जो कि हाँ अगर हम इसका छोटा सा फंक्शन देखें तो ट्यूमर सेल में ये साइटोटॉक्सिसिटी के अगेंस्ट वर्क करता है. नाशक किलर सेल्स ट्यूमर सेल्स में
साइटोटॉक्सिसिटी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है। फिर क्या होता है वो टी सेल, फिर वही ये जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर वो टी सेल और प्रोजेनेटर और बी सेल प्रोजेनेटर में डिफरेंशिएट होता है। टी सेल जो प्रोजेनेटर होता है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। फिर ये क्या करता है, ये क्लास 2 MHC के साथ एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर वो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करता है। और साइटोटॉक्सिक सेल क्या करता है, वो CD8 और 1 के साथ वो एंटीजन प्रेजेंट करता है। बी सेल प्रोजेनेटर क्या करता है, बी सेल जो होता है सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल एंटीजन को रिकग्नाइज करता है। ये क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है तभी रिकग्नाइज करेगा, और ये एंटीबॉडी को सेक्रेट भी करता है। फिर लास्ट जो होता है डेंड्रिटिक सेल्स होता है, बेसिकली द प्रेजेंट, ये डेंड्रिटिक से क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ये जो होता है ना, टी सेल में इतनी एबिलिटी नहीं तो वो ऐसे पहचान सके, ठीक है, जब तक कोई सेल उसको प्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं माइलॉइड प्रेजेंट, इसमें भी डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब वो उसमें इसमें भी डेंड्रिटिक सेल का क्या फंक्शन में देखा था, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को, ठीक है। नाउ अब ये बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनेटर। जो मोनोसाइट जो ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर जो होता है वो डिवाइड होता है दो चीज़ में। एक तो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है। पहले तो मोनोसाइट बनाता है। मोनोसाइट क्या होता है, वो जब मोनोसाइट कब कहलाता है, जब वो ब्लड में सर्कुलेट करता है। जैसे ही मोनोसाइट टिश्यू में जाता है ना, वो मैक्रोफेज में डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। नाउ ग्रैन्युलोसाइट अब अगेन न्यूट्रोफिल में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल हमेशा इन्फेक्शन जहाँ होता है ना, वहाँ आपको सबसे पहले दिखेगा न्यूट्रोफिल्स, और उसकी जो परसेंटेज होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है, 50 to 70%। ये बेसिकली फैगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। नाउ जो सेकेंड सेल है वो है इयोसिनोफिल, ठीक है। हम जो न्यूट्रोफिल्स को हम IgG भी बोलते हैं, और इयोसिनोफिल जो होता है IgE कहते हैं। इयोसिनोफिल क्या करता है, डिफेंस देता है अगेंस्ट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। ये 3% में अवेलेबल होता है। इसके अंदर जो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोब्यूल्स है और फिर ये न्यूक्लियस है, इसमें हिस्टामाइन होता है। हिस्टामिन जो होता है ना, ये हेपारिन जो होता है, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। नाउ ये जो कोगुलेशन में भी हेल्प करता है हेपारिन। नाउ द तीसरा जो है बेसोफिल होता है, ठीक है। बेसोफिल IgER। ये बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल तभी दिखता है अगर हमारे बॉडी में एलर्जी हो गया तो बेसोफिल दिखने लगता है। उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है कि 1% ही होता है, ठीक है। नाउ ये बेसोफिल वो हाइपर सेंसिटिविटी में भी हेल्प करता है, मास्ट सेल के साथ, हिस्टामिन के साथ पूरा करके। ये नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये बेसोफिल्स। नाउ दूसरा प्लेटलेट्स तो हमें पता है कि ये डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फिर उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स और फिर एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोटिक प्रोजेनेटर होता है, ये एरिथ्रोसाइट में जाके डेवलप होता है। तो हम अगर लोब्यूल्स देख लें तो क्या है, मोनोफासाइट में एक होता है, न्यूट्रोफिल्स में बहुत सारा होता है, इयोसिनोफिल में बाइलोब्यूल होता है, बेसोफिल में 3 होता है। ये चीज़ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि कंसिडर्ड करने वाली बात है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम है, ईजिली अगर हम याद रखें तो एक ओवरऑल हमें एक व्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। जो हमने पीछे देखा था इन्नेट इम्यूनिटी, है ना, तो अब इसमें जो भी हमने एक सब टॉपिक में देखा था हम उसको अब डिटेल वे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो इन्नेट इम्यूनिटी होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बेसिकली ये जो ब्रॉड नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कि गिवन बाय बर्थ, जो बर्थ से हमें मिलता है ना, उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये हम इन्नेट इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन। और इन्नेट इम्यूनिटी कॉम्प्राइज ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स, इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे। पहला हम देखेंगे मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर से ही समझ रहे हैं, मैकेनिकल बैरियर जो बाहर से चीज़, जैसे कि हमारा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पैथोजन से। इसमें हमारा एपिथेलियल गट हो गया, फिर उसके बाद जो भी सरफेस से प्रेजेंट होता है ना, म्यूकस जो भी प्रेजेंट होता है वो हमें फॉरेन पैथोजन से बचाता है ना। हम केमिकल बैरियर देखें तो इंक्लूड्स pH ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइनल एंड लंग सेक्रेशन, म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सलाइवा, टीयर्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे बॉडी में अगर है, ये सारी चीज़ें जैसे जो भी है, pH हो गया, टीयर्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गए, सारे केमिकल बैरियर है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पैथोजन से। तीसरा जो है वेरी सेलुलर प्रोसेस इन्वॉल्व इन इन्नेट इम्यूनिटीज आर इन ब्लड। इंपॉर्टेंट इन्नेट इम्यून सेल्स इंक्लूड्स PRR। PRR क्या होता है, पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर होता है। Immune cell expresses PRR on their surface which recognize pathogen associated molecular pattern.
जो पैथोजन का जो पैटर्न है उसको रिकग्नाइज करता है, जो कि पैथोजन में प्रेजेंट होता है. PAMP आर सरफेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन पैथोजन. दे आर avirulent in nature. अमंग PRR वैसे पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स जो होता है, जो पैटर्न को रिकग्नाइज करता है, ऐसे रिसेप्टर उसमें टोल-लाइक रिसेप्टर भी होता है. TLR जिसको बोलते हैं, एक्सप्रेस ऑन मेजर्ड इनेटिव इम्यून सेल्स, जो कि पैम्प को रिकग्नाइज करता है. ठीक है, PRR में जो TLR होता है जो पैम्प को रिकग्नाइज करता है. अब हम बहुत सारे TLR देखेंगे जो कि हमारी इम्यून सेल्स रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स अब देखते हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट TLR एंड देयर लिगेंड्स आर मेंबर्स. तो पहला TLR देखते हैं. जो पहला TLR जो होता है 1, वो रिकग्नाइज करता है ट्राईएसाइल लिपोपेप्टाइड ऑफ माइकोबैक्टीरिया जो होता है ना, उस पे जो ट्राईएसाइल लिपोपेप्टाइड उसको रिकग्नाइज करता है TLR 1. TLR 2 जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन, जो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसको रिकग्नाइज करता है. TLR 3 जो होता है वो RNA वायरस को करता है, स्पेशल डबल स्टैंडर्ड RNA. TLR 4 जो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड्स को करता है, प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. हमें पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड ज़्यादा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है ना. पेनिसिलिन बेसिकली उसको ब्रेक करता है. यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है. TLR 5 जो होता है इट बेसिकली जो कि फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलिन कह सकते हैं बैक्टीरिया में. नॉट बेसिकली फ्लैजिलिन मोटर प्रोटीन नहीं होता, मोटर लाइक एक्टिविटी होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है ना, उसको रिकग्नाइज करता है. TLR 5 रिकग्नाइजेज द काइटिन लेयर ऑफ फंगस एंड डायसाइल लिपोपेप्टाइड ऑफ माइकोबैक्टीरिया. तो ये ट्राईएसाइल लिपोपेप्टाइड TLR 1 ना ट्राई को करती है. TLR 6 जो होती है वो डाई को करती है. ठीक है, माइकोबैक्टीरिया और काइटिन लेयर ऑफ फंगस को भी. TLR 7 और 8 है जो वो इट रिकग्नाइज द RNA वायरस, स्पेशली सिंगल स्टैंडर्ड RNA. 3 डबल को करता है, 7 8 सिंगल स्टैंडर्ड को करता है. SS से याद कर लेना. 9 जो है वो क्या करता है, अनमिथाइलेटेड DNA को करता है. ठीक है, और हर्पीज वायरस स्पेशली डबल स्टैंडर्ड DNA. ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है. सो अब अगर हम देखें कि जो PRR जो हमने बोला पैथोजन रिकग्नाइजिंग रिसेप्टर जो होता है, सपोज देखो ये हमारा इम्यून सेल है, ठीक है, या फिर होस्ट सेल है, वो रिस्पॉन्स करता है. वो PRR जो रिसेप्टर शो करता है. ये क्या हमारे साथ TLR को बाहर रिप्रेजेंट करता है. ये जो बाहर होता है ना वो क्या करता है, पैथोजन पे पैम्प होता है उसको रिकग्नाइज करता है. जैसे ही इसको रिकग्नाइज करता है, कुछ ये जो जितने भी हैं उन जो भी पैम्प को रिकग्नाइज करते हैं उसको क्या करता है रिकग्नाइज होने के बाद, कुछ रिस्पॉन्सेज है. जैसे कि पहला इन्फ्लामेटरी जीन्स के एक्सप्रेशंस को बढ़ा देगा. ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा. या फिर ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, उनके स्पीशीज को बढ़ा देगा. एंटी माइक्रोबियल रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देगा. तो ये बेसिकली डिफरेंट लिगेंड्स होता है पैथोजन में, उसको रिकग्नाइज करता है. अदर मेंबर ऑफ PRR इज NRR विच इज़ नॉट लाइक रिसेप्टर, जो न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोमेरिक, इन सब को रिकग्नाइज करता है. तो ये बहुत ही मेजर रोल करता है. ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इन्फॉर्मेटिक है जिसको मकअप करना ही पड़ेगा. अब जो कुछ बचे हुए TLR है, TLR जो 3 7 8 9 है ना, वो क्या करते हैं, वो एंडोलाइजोसोमल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और कुछ पॉइंट्स और हैं कि ऑल अदर TLR प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये याद रखना 3 7 8 9 कहाँ रहते हैं, ये एंडोलाइजोसोमल कंपार्टमेंट में होते हैं. ठीक है ना, और बाकी सब कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है सेल के. ठीक है, याद रहेगा. मैक्रोफेजेस आर इम्पॉर्टेंट सेल्स दैट एक्सप्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ PRR. ठीक है, मैक्रोफेजेस जो है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सेल्स को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, जो पेयर को रिकग्नाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर को रिकग्नाइज करता है. ना फैगोसाइट, दूसरा चीज़ हमारा फैगोसाइटोसिस क्या होता है. फैगोसाइटोसिस क्या होता है, बेसिकली ये सेल हो गया. ठीक है, यहाँ पे कुछ आया, इसको एनगल्फ कर ले. दिस इज फैगोसाइटोसिस. कुछ क्या बोलते हैं, मटेरियल वाली चीज़, फूड वाली चीज़ को या फिर कोई हार्ड चीज़ को रिकग्नाइज किया. पिनोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस लिक्विड फॉर्म को अंदर लेता है. पिनो फैगो. ओके, अब देखते हैं फैगो क्या. ये फैगो क्या करता है, ये एंडोसाइटिक प्रोसेस होता है जनरेटेड टू रिमूव फॉरेन पैथोजन, सेल डेब्रीज, अपोप्टोटिक सेल्स एक्सेट्रा. ये क्या एंडो मतलब जो भी ना, मतलब फॉरेन पैथोजन से हमें रिमूव करना है, सेल डेब्रीज को रिमूव करना है, अपोप्टोटिक सेल्स को रिमूव करना है, तो वो इनगल्फ कर लेता है. और उसके बाद फैगोसोम्स फॉर्म करता है. फैगोसोम्स को इनगल्फ करने के बाद ऐसे फैगोसोम एंड द प्रोसेस विच फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, उस फैगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं फैगोलाइसोसोम. लाइसोसोम तो आपको पता है उसको डिग्रेड कर देगा. मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स आर द 2 इंपॉर्टेंट फाइगोसाइटिक सेल्स. ये दोनों ही ऐसा काम करते हैं, और कभी कभी बेसोफिल्स भी
इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्टिविटी ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस कौन कौन सा था? पहले देखते हैं, ये जो NADPH ऑक्सीडेज होता है ना, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन डाउन एंजाइम होता है फर्स्टली, ठीक है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन डाउन एंजाइम होता है। इसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड एनाइन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड एनाइन। सुपर ऑक्साइड एनाइन क्या कहता है, ये जो सुपर ऑक्साइड एनाइन बेसिकली टॉक्सिक होता है DNA मॉलिक्यूल के लिए। तो NADPH ऑक्सीडेज समझ गए, ये एंजाइम क्या करता है, O2 ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है सुपर ऑक्साइड एनाइन में, ठीक है, सुपर ऑक्साइड एनाइन में, जो कि DNA के लिए मॉलिक्यूल के लिए टॉक्सिक होता है, तभी तो इनगल्फ करके जो भी पैथोजन है उसको मार देगा, फॉरेन पैथोजन को। सुपर ऑक्साइड SOD क्या करता है, इट कैटेलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ H2O2 पर विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 को क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा वाटर प्लस ऑक्सीजन में। एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, लिशमैनिया जो होता है ना, लिशमैनिया लाइक पैथोजन, ये क्या करता है, लिशमैनिया न्यूट्रलाइज कर देता है SOD को, ये जो एक्टिविटी को। एंड माइक्रोबैक्टीरिया, तभी इसके वजह से जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है ना, वो रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट SOD एंजाइम्स। माइक्रोबैक्टीरिया ऑल्सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। जो इसलिए जो माइक्रोबैक्टीरिया कभी भी हमारे बॉडी में आ जाता है, तो फैगोसाइट जो क्या बोलते हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं, वो माइक्रोबैक्टीरिया ऑल्सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। हाँ, तो ये हमारी बॉडी में जब आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको फैगोलाइसोसोम को फॉर्म ही नहीं करने देता है। इनकल्फ भी कर ली तो फैगोलाइसोसोम फॉर्म नहीं करने देगा, क्योंकि इसके सेल वॉल में क्या है, माइकोलिक एसिड है, ठीक है। और हाँ, और इसकी वजह से क्या होता है कि SOD एंजाइम को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, और रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं ना, कोई कोई बैक्टीरिया बड़ा रेजिस्टेंस शो करता है, हम इसके अगेंस्ट कोई ड्रग नहीं बना पाते, तो ये कुछ रीजंस होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो तीसरा है कैटलेज, हमने क्या अभी देखा, NADPH ऑक्सीडेज, SOD, कैटलेज, ये क्या करता है, सॉरी वो जो था ना H2O2 एज ए सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करता है SOD, है ना, उसको कैटेलाइज करता है। H2O2 को फिर कन्वर्ट कौन करता है, H2O वाटर में, कैटेलाइज करता है। सो ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस इज सप्लाई टू, तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ना, ये सप्लाई होता है NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम को, एंड दिस प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेटरी बर्स्ट। समझ में आ रही है ये चीज़? बेसिकली क्या होता है, NADPH ऑक्सीडेज ये क्या करता है, ऑक्सीजन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन इसको दिया किसने, कैटलेज ने दिया है ना, ऑक्सीजन वाटर में, और कैटलेज को H2O2 किसने दिया, SOD ने दिया, SOD। अब फोर्थ जो है INOS विच इज़ इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये क्या करता है, ये GPCR सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है। हम आगे बढ़ेंगे GPCR सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अदर रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, ठीक है। नाइट्रोजन आयन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अफेक्टिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन द बैक्टीरिया एंड प्रोमोटिंग सेल डेथ। ये क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, किसी तरीके से तो करेगा ही ना। तो क्या होता है, नाइट्रोजन आयन ये क्या करता है, ये GPCR सिग्नलिंग जो होता है ना, वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है, और नाइट्रोजन रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज को भी क्या बोलते हैं, एक्टिव करते हैं। फिर जो भी नाइट्रोजन आयन जो क्या बोलते हैं उसको, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या करते हैं, सेल बैक्टीरिया ना, उनका प्रोटीन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे क्या होता है, प्रोग्राम से प्रमोट कर देता है सेल डेथ को। फैगोसाइटिक जो सेल होता है ना, वो और भी चीज़ों को सिक्रीट करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड लाइक डिफेंसिन्स, स्फेरोसिडिन, म्यूसिन, ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है, ठीक है, डिफेंसिन्स, स्फेरोसिडिन्स, म्यूसिन एक्सेट्रा। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जो होते हैं वो मेजरली सिक्रेटेड बाय द इनेट इम्यून सेल्स लाइक गोबलेट सेल्स एंड पेनेथ सेल्स, जो कि इंटेस्टाइन में होता है। आई गेस मैंने शायद, पता नहीं स्पेलिंग शायद गलत लिखी है। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन colony forming unit of leishmania of if mice is treated with following component। अगर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब सेल्स ग्रो होंगे कि नहीं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर अगर माइस
कोलेस्मेनिया है और उसको ट्रीट करें अगर हम, इनिबिटर ऑफ आयनस, अगर हम आयनस को इनिबिट करेंगे, आयनस क्या करता है फॉरेन सेल्स को, लेशमैनिया को अगर इसी को हम इनिबिट कर देंगे तो लेशमैनिया मरेगा नहीं, है ना, लेशमैनिया मरेगा नहीं तो CFU इंक्रीज हो जाएगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, नो, क्योंकि कोई फैगोसाइटोसिस ही नहीं होगा। अगर हम NO2PH का भी इनिबिटर डाल रहे हैं तो CFU फिर इंक्रीज हो जाएगा, कोई फैगोसाइटोसिस नहीं होगा। मतलब लेशमैनिया एक फॉरेन चीज़ है ना माइस में, उसके अगेंस्ट हमारा फैगोसाइटिक सेल्स करता है, अगर हम उसी को इनिबिट कर दे रहे हैं दोनों प्रोसेस में तो क्या होगा, CFU इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रोसेस फैगोसाइटोसिस के बाद, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच पैथोजन बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस। मतलब और सब, मतलब उसमें ना और ऐसी कैपेबिलिटी आती है, मतलब उसमें हम ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं जो कि अब वो और हो गया, मतलब होता है ना कि सेंसिटिव हो गया कि अब उसका फैगोसाइटोसिस होगा ही। अब ये होता क्या है, जो ऑप्सोनाइजेशन में एक प्रोटीन होती है उसको ऑप्सिनिन बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है ब्लड में, जो कि फिर वो क्या करती है, वो इंट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरियल के सरफेस एंड मेक द सेल वॉल मोर परमिएबल फॉर फैगोसाइटोसिस। सपोज दिस इज बैक्टीरिया, यहाँ पे ना प्रोटीन होता है ऑप्सिनिन हमारे ब्लड में, वो क्या करता है, वो आता है और इसको ना होल कर देगा, तो परमिएबिलिटी हो जाती है फॉर फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो तो शो रेजिस्टेंट फॉर फैगोसाइटोसिस बाय प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन विच न्यूट्रलाइजेस द ऑप्सिनिन प्रोटीन। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है ऑप्सिनिन प्रोटीन को। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबैक्टीरिया विल शो द फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन। वाइल्ड टाइप जो नेचुरल है माइक्रोबैक्टीरिया, वो क्या करेगा, वो शो करेगा रेजिस्टेंट, क्योंकि ये वाइल्ड टाइप है। मतलब हमने अभी देखा था माइक्रोबैक्टीरिया जो होता है माइकोलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फैगोसाइटोसिस फैगोलाइसोसोम बनने ही नहीं देता, तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंट शो करेगा, है ना, टू फैगोसाइटोसिस। अगर ऑप्सोनाइड माइक्रोबैक्टीरिया, मतलब क्या ऑप्सनिन प्रोटीन जाके इंट्रैक्ट करी है इसके सेल सरफेस से, तो क्या होगा, ये इसमें फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन होगा, है ना। और मतलब क्वेश्चन यही है कि कौन शो करेगा फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन, तो बेसिकली वाइल्ड टाइप करेगा, क्योंकि ऑप्सनाइज्ड का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। ये हाँ, बस इतना ही। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को वापस देखेंगे मोर क्लियरली, और फिर हम इन्फ्लेमेशन देखेंगे। सो टिल दैट, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।